नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कई आरोप से घिरे हुए हैं। विवाद के बीच बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सफाई देते हुए रो पड़े। नागपुर में चुनौती देने वाले मामले के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि वो चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वो पहुंच गए रायपुर और कहा चुनौती स्वीकार है। यहां उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। मौलवी पादरी पर आप सवाल क्यों नहीं उठाते? कई सालों की तरफ थी हमारी, आज हमारी तरफ पूरी हो, आज फिर उनका दीदार हो। लेकिन सनातन को कब तक टारगेट बनाओगे? कब तक हमारे जैसे भोले लोगों को परेशान करोगे? आखिर कब तक? क्या बिगाड़ा हमने? सिर्फ यही बिगाड़ा कि हम सनातनी हैं। कभी तुमने मौलवियों को नहीं बोला, कभी तुमने पादरियों को नहीं बोला। हमारा सिर्फ एक ही गुनाह है कि हम सनातनी हिंदू हैं। इसीलिए हमें हमारी परीक्षा बार बार ली जाती है। कितनी बार लो, कितनी बार हमें एक्सपोज करो। आखिर कब तक? किसी दिन मन विचित हो जाएगा, हम सबसे दूर हो जाएंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने पुलिस में शिकायत की थी। धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों का दावा है कि वो भक्तों के मन की बात पढ़ लेते। हम आपको धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के चमत्कारों से जुड़े कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं। बाबा भूत प्रेत भगाने का दावा करते हैं। बाबा मेरी मम्मी के ऊपर क्या शक्ति है ये बताने की कृपा करेगा। की शक्तियां हैं जिन्नात के साथ में प्रयोग की गई हैं, किसी स्त्री द्वारा भेजी गई हैं। एक को पकड़ता एक को छोड़ता। वो चूंकि विषय आपको पता है इसलिए हम उसमें डिटेल में जाना नहीं चाहते। कोई पितृ बाधा तो परेशान नहीं है? नहीं, पितृदोष नहीं है। आपके स्थान की शक्तियां हैं। स्त्री बार बार फोटो लेकर के करवाती है। वो विषय आपको पता है, आगे जाने की हाँ या ना जी। चूंकि तुम्हें पता है 50 बार लड़ाई लड़ चुके हैं, जो हम नहीं चाहेंगे तो सिर्फ बांध लिया जाए। सन्यासी बाबा की ने आप उन पर सभी पर कृपा करें, सभी पर प्रकाश डालें। हाँ बोलो, तुम टेंशन ना लो, हमारे लिखो धरो। और हमारे ट्रैक्टर का काम है, कुछ ट्रैक्टर का भी है। तुम्हारे पर्चे में 11 प्रश्न लिखे हैं टोटल। जी 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 गुरु जी। जो तुम जेब में पर्चा डालकर लाए हो हमसे प्रश्न पूछने के लिए, इसमें तुम्हारे प्रश्न में 11 प्रश्न लिखे हुए हैं। जी सही है, बिल्कुल। पहला, भाई की समस्या। जी। भाई उपद्रव करता, जी। बात नहीं मानता, तबीयत खराब, वजन तुम्हारा घट रहा, शरीर में जकड़न बनती, घर के देवता सिद्ध नहीं हो रहे, शरीर में पीड़ा, पेट में पीड़ा बनी ही रहती है। विगत 2012 से परेशान है, अनेक जगहों पर दिखवा लिया है। दवा 1.5 महीना 2 महीना काम करती है, इसके बाद ज्यों के त्यों हो जाते हैं स्थिति। तंत्रिक क्रियाओं में भी कई बार उपाय उतारा करवा लिया, अनेक दरबार हुए हैं, फिर भी लाभ नहीं हुआ। आपके कुल देव रुष्ट हैं, कुल में आपके देवी है, देवी की योगिनी आपको परेशान कर रही है, जिस कारण से हैरान है। घर पर जाकर के 108 नींबुओं की माला बना करके देवी को चढ़ावें। एक नींबू का रस पान प्रातः काल उसी माला से तोड़ तोड़ करके प्रतिदिन करें। जो मंत्र इसमें लिखा उसकी 5 माला करें। 28 दिन में 28 दिन में आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। आशीर्वाद है। भोले बालाजी सरकार की जय हो। और तेजमान लगाई जाए। पूरे शरीर में इसको चमीटा मारे जाएं। बागेश्वर बालाजी महाराज की राम। उठापटक की जाए। बहुत परेशान किया इसने। उठापटक की जाए। ओम क्लीम शरीर को जकड़ो इसके।
पूरे शरीर को जकड़ो इसके, पूरे शरीर को जकड़ो इसके, पूरे शरीर को जकड़ो, पूरे शरीर को जकड़ो। जितना हैरान रोगी को किया उतना मार मार के करो इसे। माता जी हनमें से फिर से एक अर्जी स्वीकार हुई है। नीतू, नीतू नाम की बहन जी की अर्जी स्वीकार हुई है। नीतू नाम की बहन जी पीछे में बैठी हुई हैं और हाँ गले में दुपट्टा डाले हुए नीतू नाम की बहन जी है। आ जावे पीछे से। जय हो। नीतू माइक उठाओ। यूपी से है गुरुजी। यूपी में कहाँ से? बस्ती जिला से है। यहाँ किसी को आपने समस्या बताई? नहीं गुरुजी। किसी ने पूछा? नहीं। आपने नाम बताया था क्या? नहीं। पहली बार आए हैं? जी पहली बार आए। हमें नाम कैसे पता लग गया? आपको तो सब पता है गुरुजी। अरे सब हो तो काने का तो बालाजी को सब पता है, सन्यासी बाबा को। आओ नजदीक। घर में कलेश व लड़ाई बनी है, लड़ाई बनी है। पति बहुत परेशान है, नस में पुनः चोट लगी है। एक बार पहले टूट चुका, पुनः फिर से फ्रैक्चर बन गया है, चलने में दिक्कत बनती है। पुत्र कामना लेकर के दरबार में आप आई हैं। गोपाल सहस्त्रनाम के पाठ व श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करवाने से पुत्र कामना पूर्ण होगी। और पर्चे में यह सभी बातें लिख करके लाई हैं। खोल लीजिए अपना पर्चा। हमारे तो पढ़ लिया है, आप रखिए। बोलो सन्यासी बाबा की। माइक लीजिए माता जी, माइक लीजिए। क्या ये बात सही है? हाँ गुरुजी। अच्छा हम आगे लिख रहे हैं, एक मिनट रुकना। राम राम सीता। बोलो सीताराम। सीताराम। बोलो सीताराम। सीताराम। ये 5 वीडियोस हमने आपको दिखाए बाबा के चमत्कार के। इससे पहले हम बाबा बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनको लेकर उठे हंगामे और प्रश्न पर बात करें। उससे पहले जरा कुछ और दृश्य हम आपको दिखाना चाहते हैं जिनके कारण फिर से बात उठी और उठती चली गई और देखते ही देखते बातों का एक ऐसा बतंगड़ बन गया। इतना बड़ा वाला बहादुर है वो तुम, उसके खपड़िया में तुम आ रहो। बाकी प्रेत जितने पीछे हैं सबको मार लगाई जाए। सवा घोरी है बनो। एक बाबा जिनका प्रेत दरबार लगता है। अब पूरे शरीर में उठा पटक करो उसके। राम। बाकी प्रेत जितने पीछे हैं सबको मार लगाई जाए। बाबा जो गुस्से में लाल होकर थोबड़ा लाल करने की बात करते हैं। भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। सब अंधविश्वासी है, फिर देख लो वो तुम्हारा थोबड़ा कैसे लाल करेंगे हनुमान। दया क्षमा से दूर इन बाबा को धमकी देना भी बखूबी आता है। प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथा कथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। इन बाबा की इस बात से किसी की भी घिग्गी बन जाए। अच्छा मान लो कोई न्यूज चैनल सनातन के खिलाफ लिखेगा तो उसको बाइकाट कौन कौन करेगा? पक्का? बाबा हो तो ऐसे जिनके चमत्कार के तमाशे को लोग नमस्कार करने दूर दूर से आ जाते हैं। अरे ये बाबा तो कमाल करते हैं, रावण तक से डायरेक्ट कनेक्शन। तो आपने देखा भी, सुना भी और शायद समझ भी लिया होगा कि यहाँ राग का ऐसा रायता फैला है जिसे समेटा भी नहीं जा सकता। तभी तो संतरी हो या मंत्री सबके सिर यहाँ झुकते हैं। लेकिन ये बाबा बस बाबा हैं जिनकी झांकी ऐसी सजी है कि बस पूछो मत। साहर्ष उस संविधान के अंतर्गत ही चलेंगे ऑल लाइफ। तो हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। सब अंधविश्वासी है, फिर देख लो वो तुम्हारा थोबड़ा कैसे लाल करेंगे हनुमान जी। ये बाबा तो बस कमाल करते हैं, मगर लोग हैं कि इनकी बातों पर बवाल करते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये सारा गुस्सा अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के उन लोगों के खिलाफ फूटा है जो उन पर जादू टोने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठठरी बात। अब गुस्सा तो आएगा ही। आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें साधु संत का चोला उतार कर ये सब करना पड़ा। हम अंधविश्वास कब फैला रहे? जब दक्षिणा ही नहीं लेते तो अंधविश्वास कैसा?
जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार गुरु कृपा से कर रहे हैं। हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी हैं, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। वैसे धीरेन्द्र शास्त्री के ढेरों वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिन्हें जमकर देखा भी जा रहा है और देखने से जब मन नहीं भरता तो लोग उठकर उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम वाले शास्त्री का छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक खुला दरबार लगता है और खुले दरबार लगाने की ये चुनौती भी उन्होंने खुलेआम ही दी है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर से ऑपरेट करते हैं। कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के इस हिस्से में इनका जबरदस्त प्रभाव है। तभी तो जब दरबार सजा हो और चारों तरफ अपनी ही सत्ता नजर आए तो बोल बहकते हुए भी नजर आ ही जाते हैं। वैसे लेकिन जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री के तेवर हैं, आने वाले दिनों में उनसे जुड़े विवादों की फहरिस्त थमने वाली नहीं। नागपुर से योगेश पांडे के साथ लोकेश चौरसिया, रायपुर, आज तक। और इस पूरे मामले में उस समय एक जबरदस्त मोड़ आ गया जब आरोप लगाने वालों ने बाबा की चुनौती को हाथों हाथ लेने के बजाय अपने कदम वापस खींचने शुरू कर दिए। बाजी पलटती देख बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने शास्त्रीय वचनों से अब उन लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया जो प्रश्नों की तख्ती उठाए खड़े हुए थे। पहली बात तो यह है कि यह चैलेंज दिव्य शक्ति साइंटिफिक तरीके से सिद्ध करने का चैलेंज। महाराज वीडियो में दावा करते हैं कि वो भक्तों का नाम पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र बता सकते हैं और उनके मोबाइल नंबर्स बता सकते हैं। साथ में उनका यह भी दावा है कि भक्तों के घर में कौन से रूम में कौन सी चीज रखी है वो पहचानते हैं। पहले जरा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये चैलेंज सुनिए। इसके आधार पर हमने ये चैलेंज डिजाइन किया कि सब पत्रकारों के सामने नागपुर में ये शर्त चुनौती पार पड़ेगी और वहां पर आपको 10 आदमी ऐन वक्त पर हम देंगे, उनकी कोई जानकारी आप तक नहीं पहुंचे, ये फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन के अंदर में ये चुनौती स्वीकारी जाएगी। क्योंकि सारा बवाल यहीं से शुरू हुआ था। नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम था जिसे उन्होंने छोटा कर दिया था और इस बात का उनके पास तर्क भी है। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। अब जरा इस मामले का दूसरा पहलू भी समझ लीजिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उन लोगों को खुली चुनौती दी थी कि जिन बातों को वो नहीं मानते उसके लिए अगर वो रायपुर आकर सामने खड़े होकर चुनौती दें तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वालों ने अब अपने कदम वापस खींच लिए हैं। यानी बागेश्वर महाराज को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ये कहते हुए चुनौती मानने से इनकार कर रही है कि वहां लोग भी उनके होंगे, मंच भी उनका होगा और हालात भी उनके माफिक होंगे। कहा तो यही जा रहा है कि पूरा मामला कानून का है। यानी अब मुद्दा मजबूत हो गया लेकिन मुद्दई ही कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। बाबा के तेवर भी और तीखे होने लगे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के होने का सबूत मांगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अयोध्या का सबूत मांगा और ये चलते रहते हैं। वैसे इनसे ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। हम तो आपकी मीडिया से फिर उनसे कहेंगे इस मैटर को क्लोज करना चाहिए। 20 और 21 को रायपुर में दरबार है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नागपुर में पुलिस ने आपको आप पे शिकायत भी है नागपुर में और आपको क्या कोई नोटिस दिया गया है? यही तो झूठ है। कोई लीगली रिपोर्ट नहीं है, कोई FIR नहीं है, हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। तो जाहिर है उनके खिलाफ अभी ये मामला आने वाले दिनों में अलग रंग में नजर आ सकता है। छतरपुर से लोकेश चौरसिया, नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश में महंगे इलाज के बावजूद हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या बहुत कम है। एक सर्वे के अनुसार हमारे देश भारत में शहरों के मुकाबले गांव में लोगों में बीमा के लिए ज्यादा जागरूकता है। ऐसे में मांग की जा रही है कि इस बार बजट में आयुष्मान भारत की तरह
दूसरे आय वर्ग के लोगों के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम लाई जाए। वैसे तो भारत में दुनिया भर के कई देशों के मुकाबले इलाज कराना काफी सस्ता है, जिसकी वजह से यहाँ का मेडिकल टूरिज्म भी काफी लोकप्रिय है। लेकिन भारतीयों की औसत आमदनी के हिसाब से यहाँ पर इलाज कराना काफी महंगा है। ऐसे में सरकार की आयुष्मान भारत योजना से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस तक इलाज को सस्ता कराने में काफी मददगार साबित होता है। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक भारतीय हेल्थ इंश्योरेंस लेने में काफी फिसड्डी है। सर्वे का दावा है कि देश में महज 41% परिवारों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। 59% लोग बिना हेल्थ इंश्योरेंस के इलाज करा रहे हैं। वहीं NFHS 5 के आंकड़े से एक दिलचस्प जानकारी निकलकर सामने आई है कि शहरी भारतीयों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा संजीदा हैं। यानी जहां शहरों में महज 38.1% के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो ग्रामीण आबादी में 42.4% के पास स्वास्थ्य बीमा है। जानकारों का भी मानना है कि भारत में सरकार को हेल्थ इंश्योरेंस की पैठ बढ़ाने के लिए इस बार बजट में कुछ प्रोत्साहनों का ऐलान करना चाहिए। वैसे एक राहत की बात यह भी है कि बीते 5 साल में स्वास्थ्य बीमा कराने वालों की संख्या 12% बढ़ी है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बढ़ोतरी सरकारी योजनाओं के जरिए मिलने वाला मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से हुई है। अगर बात करें राज्यों की, तो राजस्थान में 87.8% परिवारों में से किसी न किसी एक सदस्य ने हेल्थ बीमा कराया हुआ है, जबकि बिहार में महज 14.6% परिवारों के पास हेल्थ बीमा है। हालांकि समाज सेवा से जुड़े लोगों का मानना है कि बीमा के साथ साथ इस बार के बजट में सरकार को महिलाओं और बच्चों की पढ़ाई और सेहत के लिए भी जरूरी कुछ पहल करनी चाहिए। वैसे भी कोरोना काल में जिस तरह से सेहत को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है और हेल्थ इंश्योरेंस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है, उसे देखते हुए जरूरी है कि सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए प्रेरित किया जाए। आज तक ब्यूरो। इस वर्ष दुनिया भर पर मंदी का काला साया मंडरा रहा है। इन मुश्किल स्थितियों के बाद भी भारत की ग्रोथ को लेकर देश और दुनिया का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। और इतना ही नहीं, चीन की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था के बीच अब वहां से मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन शिफ्ट होने का भी अनुमान है। इसका सीधा सीधा लाभ अपनी नीतियों को लचीला बनाकर भारत आसानी से उठा रहा है। इस समय दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया भर के कारोबारी, राजनेता और दूसरी दिग्गज शख्सियतें दुनिया के आर्थिक हालात पर मंथन कर रही हैं। इन सब की चर्चा का एक निचोड़ तो खुलकर सामने आ रहा है कि दुनिया में इस साल मंदी आने की भरपूर आशंका है। लेकिन इस डरावनी खबर के बीच दावोस से लेकर भारत तक दावा किया जा रहा है कि इस वैश्विक मंदी से भारत बेअसर रहेगा। इस हफ्ते की शुरुआत में आए CII के सर्वे में कहा गया है कि भारत में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स अक्टूबर टू दिसंबर तिमाही में 62.2 से लेकर 67.6 पर पहुंच गया है, जो 2 साल का उच्चतम स्तर है। 70% का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मार्च 2022 से 23 में 6.5% से 7.5% के बीच ग्रोथ करेगी। जानकारों का भी मानना है कि भारत में मंदी का असर या तो बेहद कम होगा या फिर भारत की ग्रोथ में मामूली कमी आएगी। ये तो हुई भारतीयों के भरोसे की बात, लेकिन दुनिया का भरोसा भी भारत को लेकर एकदम पॉजिटिव नजर आता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जारी की गई PwC की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वैश्विक मंदी की आशंका के बीच 57% भारतीय कारोबारियों को इस साल देश की ग्रोथ का भरोसा है। हालांकि ये बीते एक दशक का सबसे सावधानी से जताया गया अनुमान है। PwC की रिपोर्ट में भारतीय CEOs की भी जमकर तारीफ की गई है। इसमें कहा गया है कि भारतीय CEOs कम खर्च में काम पूरा करने की योग्यता रखते हैं।
वो अच्छी योजना बनाने और उसको बेहतर तरीके से लागू करने में सक्षम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सीईओ दूसरे देशों के सीईओ के मुकाबले किफायत से काम कराते हैं, जिससे कंपनी को फायदा होता है और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। हालांकि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने का अनुमान हो, ऐसा भी नहीं है। PwC के सर्वे के मुताबिक 78% भारतीय सीईओज ने अगले 12 महीने हालात मुश्किल होने का दावा किया है। वहीं 73% ग्लोबल सीईओज ने अगले 12 महीने चुनौतीपूर्ण होने का अंदेशा जताया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वे के मुताबिक भी 2023 में ग्लोबल मंदी आने की आशंका है, लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश, भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों को इस दौरान फायदा होगा, जिसकी वजह चीन से मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का शिफ्ट होना है। आज तक ब्यूरो।